नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जो एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो काफ़ी बदनाम जगह है, लेकिन इनका काफ़ी नाम है। बेबाक परिचय है इनका और शायद यही वजह है कि विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं। पेशे से चिकित्सक है, लेकिन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है और बड़े बड़े का ऑपरेशन कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं इरफान अंसारी की। झारखंड विधानसभा के सदस्य इरफान अंसारी आज हमारे साथ में हैं। आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जो अब तक हम और आप नहीं जान पाए। इरफान जी, सबसे पहले तो विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप अपना परिचय खुद दें। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी, मैं जामताड़ा से विधायक हूँ और 2 बार से लगातार मैं विधायक हूँ। पिछले बार जब मैं विधायक जीत कर आया था तो मेरा मार्जिनिंग 10,000 का था। सेकेंड टाइम में जब मैं जीत कर आया तो मेरा मार्जिनिंग 40,000 का है। तो मैं लगातार फील्ड में काम करता हूँ और मैं कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ। नहीं, परिचय की बात वो नहीं थी, बात अपने विषय में बताने की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इरफान अंसारी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। वो एक राजनेता के तौर पे जानते हैं और इसीलिए परिचय की बात, ये एक अनौपचारिक परिचय था। और सबसे पहले तो हम, चूँकि आपने राजनीति की बात की, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इरफान अंसारी के विषय में मैं एक बात बता दूं आपको कि ये एक ऐसे घराने से आते हैं, एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीति से जुड़ा रहा है और एक लंबी विरासत रही है, और आज उस विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इरफान जी। देखिए, मैं राजनीतिक में नहीं आना चाह रहा था और मैं डॉक्टर था रिम्स में। मेरी पोस्टिंग हुई थी नगड़ी में, पहली पोस्टिंग थी मेरी वहाँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में था और उसके बाद मेरे पिताजी जो जामताड़ा से लगातार 7 बार, 7 और हाफ मतलब 8 बार लगातार वो जीत कर आए। तो वो जब लोकसभा में लड़े तो वो जीत गए, तो वो सीट वैकेंट हो गया। और वैकेंट होने के बाद 7 एमपीज़ की बेटे को टिकट मिला था सोनिया गांधी जी ने, जो पार्टी की सर्वस्व हमारी गार्जियन हैं। तो जब मेरे पिताजी नहीं चाह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूं और हम भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन जामताड़ा विधानसभा मेरे पिताजी का क्षेत्र था, तो मेरे पिताजी चाह रहे थे कि किसी कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट मिले। लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं, ही इज ए डॉक्टर और व्हाई नॉट योर सन विल बी फाइट फ्रॉम जामताड़ा। तो मुझे टिकट मिला, मैडम ने टिकट दिया और हम लगभग 1200 वोट से हार गए। दैट टाइम आई गॉट अप्रॉक्स 50,000 वोट। तो जब मैं हार गया तो पूरा मातम छा गया, पूरे परिवार में मातम छा गया और हम भी मायूस हो गए। तो जिन एमपीज़ के बेटे को टिकट मिला था सब लोग अपने अपने काम में लग गए और मुझे भी लगा कि नहीं, मैं अब रांची जाता हूँ, वहीं पे फिर से ज्वाइनिंग कर लूँगा, किसी हॉस्पिटल में जाके काम करूँगा। तो 2 दिन तो मैं किसी से बात नहीं किया, रूम बंद करके मैं आराम करने लगा। एकदम टेंशन था मुझे, ये क्या हो गया, क्यों हार गए। ये एक तो बड़ी लेगेसी थी पिताजी की, और वो आपने। हाँ जी। तो फिर मेरे पिताजी हमको हमारे पास आए और हमसे बोले कि बेटा ऐसा है कि मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। पहली बार हम भी चुनाव लड़े थे तो हम हार गए थे,
लेकिन मैंने कभी फील्ड नहीं छोड़ा। और तुमको तो 50,000 वोट और तुम मात्र 1200 वोट से हारे हो, और जबकि मैं हारा नहीं था, मुझे हरा दिया गया था। मेरे 2 जो बूथ थे उसको खुलने ही नहीं दिया था। इसका गम मुझे सताया जा रहा था। तो हम बोले, अपने पिताजी फुरकान साहब को मैंने कहा कि पापा मैं अब चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मैं दोबारा चाहता हूँ कि मैं चले जाऊँ एज ए डॉक्टर में फिर से ज्वाइन कर लूँ, और मेरे बस की बात नहीं है ये। तो मेरे पिताजी ने एक बात कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम जरा सोचो, जो तुमको 50,000 वोट दिया, जिसने तुम्हें 50,000 वोट दिया, और तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, तो फिर तुम दोबारा कैसे, कभी तुमको मौका मिला तो किस मुँह से तुम एरिया जाओगे। तो तुम लगे रहो। और जामताड़ा जो है, वहाँ की जनता को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आज नहीं तो कल तुमको अपना लेगी। तो वो बातें मेरे मन में बैठ गया, और मैं एकदम लगन से, मैं बहुत जिद्दी भी हूँ भीतर से, मैं एरिया नहीं छोड़ा। और जामताड़ा जैसे क्षेत्र का विधायक होना बहुत बड़ी बात है। और लगातार मैं काम करता गया। जो हमारे जो विनर थे वो तो हमको मजाक में ले रहे थे कि ये तो जीत ही नहीं पाएगा, इसके पास क्या है। लेकिन मैं अंदर अंदर काम करता गया, लोगों के दिल में बसता गया। जब चुनाव आया तो भी लोग, हमारे लोग ही कहने लगे कि नहीं ये तो हार गए। लेकिन मुझे यकीन था लोगों पर, मुझे यकीन था वहाँ की जनता पर कि नहीं, अगर मैं परिश्रम किया हूँ, अगर मैं काम किया हूँ, तो जनता मुझे वोट जरूर देगी। जब बक्सा खुलने लगा और वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहाँ से बीजेपी और वहाँ से कांग्रेस, तीनों लड़े थे हम लोग। और जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले तो पीछे था, वो पटाखे फूट रहे, जश्न मन रहा था। लेकिन जब 2-3 राउंड के बाद जब मैं आगे हो गया तो आगे बढ़ता गया और मैं जीत गया। तो जब जीत कर जब मैं आया तो पिताजी से गले लगाया, तो पिताजी ने कहा था कि देखो मैंने जो कहा हुआ ना, जामताड़ा की जनता जो है काफ़ी सेंटिमेंटल जनता है, वो तुमको देखना चाहती है कि कैसा लड़का है ये। ऐसा तो नहीं कि हमारा वोट लेके जीत के भाग जाएगा, काम नहीं करेगा। वो परीक्षा लेती है, और तुम यदि परीक्षा में पास करोगे तो निश्चित तौर पर तुमको वोट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन बात अगर हम शिक्षा दीक्षा की करें, चूँकि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो कहाँ से कैसे शुरुआत हुई पढ़ाई की, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ, फिर मेडिकल लाइन के तरफ कैसे रुझान हुआ, उधर कैसे गए, वहाँ के लिए कहाँ से पढ़ाई की, और फिर? देखिए, मेरा जो स्कूली जो एजुकेशन रहा है मधुपुर से रहा है। और जब मैं 10th पास किया तो दैट टाइम माय फादर वाज मिनिस्टर, ग्रामीण विकास मंत्री थे। और मेरे पिताजी के बगल में एसपी राय जी, जो धनबाद से विधायक मंत्री भी थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो बात में जब जिनका बाप मंत्री हो तो बेटा ऑब्वियस थोड़ा बहुत दाएं बाएं करेगा। लोग आने लगे, दोस्त आने लगा, तो थोड़ा बहुत हाथ पैसा वैसा मैं खर्च करने लगा। तो मेरे फादर को ये ख़राब लगा कि देखो अभी से स्टार्ट कर दिया ये। तो फिर एसपी राय जी बोले कि ऐसा है कि मेरी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, तीनों को और इरफान को भी आप लोग विदेश भेज दे रहे हैं, आप लोग भेज दीजिए उनको, एज ए मेडिकल वो लोग करके चलाएगा। तो इंटर में पास भी नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि मैं रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा, फेल कर जाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा। लेकिन थैंक गॉड जब मेरा पासपोर्ट वीज़ा बन गया तो उसमें रिजल्ट भी निकल गया। तो रिजल्ट में 1 जून से मैं पास कर गया। तो हम लोग चले गए विदेश। वो तो विदेश भेजने का, डॉक्टर बनाने का, अगर सच पूछे तो एसपी राय जी जो है हमारे, वो अभी नहीं है, वो मेरे गार्जियन थे, उनकी ही देन थी कि मैं एज ए डॉक्टर बनूं। तो मैं डॉक्टर बन के तो आ गया। तो लेकिन काफ़ी स्ट्रगल मुझे करना पड़ा विदेशों में भी। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण, छोटे से जगह से, खास करके अगर मधुपुर की बात अचानक हम चले गए। हाँ, अचानक। और ऐसा बच्चा जो मान लीजिए मैट्रिक इंटर पास करके तुरंत वहाँ चला जाए। अब मुझे खाना बनाने नहीं आता था, बर्तन साफ़ करने नहीं आता था। तो जिस हॉस्टल में थे तो हमारे जो सीनियर लोग थे
अब वो कहे तुम क्या जानते हो, मेरे से हम कुछ जानते नहीं हैं, तो तुमको ऐसा करो, तुम जो क्लास से आते थे शाम में, हम लोग अंधकार हो जाता था वहाँ, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ था, तो क्या कर सकते हो, हम लोग जो दिए हम सब का बर्तन साफ़ करते थे, तब मुझे खाना मिलता था। तो ये काम था मेरा, तो फिर भी चलिए स्ट्रगल बहुत किए। और जब डॉक्टर बन के जब डिग्री मिला मुझे, तो एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन होता है वहाँ, और सभी डॉक्टर्स को एक शपथ लेना पड़ता है कि आप व्हेन यू गॉट द डिग्री, तो आप मानवता की शपथ करें। कभी भी आप किसी को भी देख लीजिए, कोई मुसीबत में हो, कोई एक्सीडेंटल हो या कोई समस्या में हो, तो चाहे जहाज़ में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे ऑटो में हो, चाहे कार में, कहीं भी आप, तो आपका पहला कर्तव्य है कि उसे जान बचाना। और मैं हमेशा से मेरे बैग में सभी दवाई आज भी रहती है। आज भी रखते हैं। और एक दो बार ऐसी घटना भी घटी, मैं बता दूं आपको। खैर चलिए, मैं तो डॉक्टर जब डिग्री लेके आया यहाँ पर, तो फिर इंटर्नशिप मेरा हुआ। फादर मेरे बिहार में मंत्री थे उस समय 2000 में, तो वो लोग भी रांची शिफ्ट कर गए, तो हम भी रांची चले आए। तो यहाँ रिम्स में थे, फिर मैं नगड़ी चला गया, वहाँ पे मैंने जॉब किया। उसके बाद टिकट मिला तो फिर मैं राजनीतिक में आ गया। कुछ दृष्टांत बता रहे थे, कुछ घटना जो रोचक थी आपके जीवन से जुड़ी हुई। बहुत सी ऐसी बातें हैं। चलिए, किस बात पे हम बोल रहे थे कि बैग लेकर साथ चलने का, ओथ लेनी है, डॉक्टर मानवता की सेवा करने का शपथ। हाँ, वो जब डॉक्टर बन गए हम, तो राजनीतिक में मैं आना नहीं चाहता था। और प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली कि जब मैं हॉस्पिटल में था, तो हमारे जितने डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स थे, मेरे पिताजी को देखता था कि जब वो आते थे रांची, तो अपने साथ 3 या 4 पेशेंट को लेकर चले आते थे। और मेरा बेटा वहाँ पे है, चले जाओ। और जब कोई पेशेंट आ गया, गरीब पेशेंट आ गया, तो मुफ्त में इलाज करते थे। अपना सैलरी का पैसा से हम इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर लोग से भी आग्रह करने लगे कि सर देखिए, गरीब आदमी है, गरीब पेशेंट है, तो इसको देख लीजिए। सारे डॉक्टर भी हमको कॉपरेट करते थे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना के बाद डॉक्टर ने कहा कि इरफान जी, या तो आप डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, या तो मुझे निकाल दीजिए आप। फ्री में यहाँ नहीं कुछ हो सकता है। तब मैंने ठाना कि नहीं भाई, चलिए, अब एज ए डॉक्टर मैं लोगों को उतना सेवा नहीं दे सकता हूँ। अगर मुझे मौका मिला राजनीतिक में, तो मैं सेवा दूंगा। तो निश्चित तौर पर देखिए, आज मैं मेडिकल भी कर रहा हूँ और लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ। अच्छा, छात्र जीवन, मधुपुर, एक एकदम पिछड़ा इलाका, एक एकदम से डेवलप कंट्री में जा कर के, तो कुछ रोचक ऐसी घटनाएं जो जीवन का वो ऐसा काल होता है जो कभी आदमी नहीं भूलता है। उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी, उन गलतियों में भी कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर याद रहती है। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ ऐसी यादें हैं जुड़ी हुई। नहीं, देखिए, घटना मैं बता रहा हूँ आपको। मैं लुगांस मेडिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग पास, मेडिकल कंप्लीट किया हूँ। तो एक घटना बड़ा रोचक है, बता दूँ आपको। 26 जनवरी था, और विदेश में ये है कि आप झंडा नहीं फहरा सकते हैं। और शुरू से ही थोड़ा सा वहाँ भी लोगों को, या मेरे फ्रेंड लोग को लगता था कि नहीं, ये तो पॉलिटिशियन का बेटा है, ये है। तो क्या हुआ कि जाने अनजाने में कहिए, हम सबको बुला के वहाँ पे तिरंगा फहरा दिए अपने कॉलेज में। तो ये पनिशेबल था वहाँ। तो किसी ने शिकायत कर दिया, और वहाँ पे तो सारे लोग हैं, वहाँ इंडियन है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, अरबियन है, चाइनीज़ है, हर देश के, सारे देश के थे। तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा क्राइम कर दिया, हमने तो तिरंगा फहरा दिया वहाँ। तो उसके बाद 2 दिन तक मुझे मतलब सस्पेंड कर दिया क्लास से। मतलब तिरंगा फहराने की सजा हाँ, मिली आपको। तो वो आज भी जब भी मैं तिरंगा फहराता तो वो क्षण मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, चलिए, हमने देश का नाम कम से कम विदेशों में भी रोशन करने का काम किया। वहाँ भी मैंने
हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने का काम तिरंगे के किया। लिए सजा वहाँ भी जी पाई। जी। अगर हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई सार्वजनिक जीवन की, राजनीति की, लेकिन अगर अपने परिवार की बात करें, तो चूँकि डॉक्टर की पेशे की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, दोनों ऐसा क्षेत्र है जहाँ समय नहीं है अपने परिवार के लिए। दोनों सेवा भाव से किया जाता है। दोनों में जो लोग अगर दरवाजे पे आ गए तो अपने परिवार को छोड़ करके देखना होता है। कैसे समय निकालते हैं और कैसे समय देते हैं? देखिए, मेरे जब से मैं पैदा लिया तब से मेरे पिताजी ने, मेरे फादर फुरकान साहब विधायक थे, होश संभाला तो विधायक। और शुरू से दिखता था कि मेरे पिताजी सवेरे, मतलब मॉर्निंग में हम लोग चेहरा नहीं देखते थे। वो एक बैग लिए और मधुपुर से एक ट्रेन आती थी 8 बजे, बनारस एक्सप्रेस, तो उसमें चले गए एरिया। फिर रात में 12 बजे रात को आते थे, जब हम लोग सो जाते थे बच्चे लोग। रोज़ का रूटीन वही था। लेकिन संडे को मेरे पिताजी मधुपुर में जनता दरबार लगाते थे, और संडे को हम लोग अपने फुरकान साहब अपने पिताजी को देखते थे, आमना सामना होता था। तो जनता दरबार आज भी लगता है हमारे यहाँ, फुरकान साहब आज भी लगाते हैं। तो मतलब हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ, सबका काम करते हैं, सबका जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। शादी ब्याह, गरीब है, इलाज है, मरीज है, तो सारा काम। तो वो सीख मेरे मन में भी आ गया। उसको देखते देखते लगा कि नहीं, यही सच्ची सेवा है। पिताजी मेरे आइडियल हैं। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं हमारे, मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है। बड़ी बहन के हस्बैंड डीसी थे, छोटी बहन के हस्बैंड अभी एसी हैं बोकारो में। मेरा छोटा भाई जो MBA किया हुआ है लंदन से, वो अभी सारा बिजनेस देखता है हमारा। तो सुखी संपन्न हम लोग, अच्छा परिवार है। समय कैसे देते हैं? संपन्नता तो है, लेकिन समय का बात अगर हम करें, नहीं बिल्कुल, इसी का तो परिवार, बच्चे, उनको तो समय चाहिए, केवल सुख और सुविधा नहीं। बिल्कुल, ये उनको इरफान अंसारी का थोड़ा सा समय चाहिए। देखिए, इसी की लड़ाई होती है घर में, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और कभी 15 दिन, कभी 20 दिन घर नहीं जा पाता हूँ। वाइफ से भी लड़ाई होती है, बाल बच्चे से भी लड़ाई होती है, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ से लड़ाई होती है। माँ कहती है पिताजी भी MLA थे तो वो आते थे, लेकिन तुम नहीं आते हो। तो समय नहीं मिलता। उस समय की अलग बात है। आजकल देख रहे हैं कितना एकदम राजनीतिक के नाम पर ध्रुवीकरण चाहिए, या बहुत ख़राब लगता है। हम लोग इतना लोग नफरत के बीज बोते जा रहे हैं, तो आने वाले दिन हमें लगता है कि पॉलिटिशियन को लोग बहुत ख़राब नज़र से देखेंगे। हम लोगों को स्ट्रांगली हेल्दी राजनीति करनी चाहिए। हम फुरकान अंसारी के पुत्र जो इरफान अंसारी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, और इनसे बातचीत अभी आगे जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा सदस्य इरफान अंसारी से, और जान रहे हैं उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को। इरफान साहब, जैसा अभी आप बता रहे थे कि राजनीति और पढ़ाई, मेडिकल की, इन दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई कई दिलचस्प बातें अभी आपने रखी। अगर हम कहे एक इंसान होने के नाते, हर किसी की अगर कहे तो एक हॉबी होती है, एक इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है। राजनीति और मेडिकल के अलावे अगर हम बात करेंगे तो किन क्षेत्रों में आपकी दिलचस्पी रही है और उसको कैसे आप पूरा करते हैं? नहीं, देखिए, मैं एज ए डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि मेडिकल क्षेत्र में अच्छा करूँ, और लोगों का इलाज करना मेरी हॉबी है। क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, मुझे क्रिकेट पसंद है। वो तो दिखता है जब विधानसभा का जब सत्र चलता है, बजट सत्र के दौरान जब क्रिकेट के मैच होता है, मैत्री मैच, तो आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मुझे स्विमिंग करना पसंद है, स्विमिंग करता हूँ मैं। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, जब मैं किसी गरीब इलाज करता हूँ और वो जब ये मुझे कहता है कि मैं आपकी दवाई से मैं ठीक हो गया, तो वो क्षण मेरे लिए काफ़ी सुखदायक होता है। लगता है कि नहीं,
चलिए जीवन स्वर्थ हो गया। जीवन मेरा स्वर्थ हो गया। और कई लोगों का मैं इलाज करता हूँ, मुफ्त में करता हूँ, मतलब इलाज का सारा खर्च मैं देता हूँ, बेयर करता हूँ। आपने देखा हुआ कोविड काल में सारे लोग अंदर थे, मेरे विपक्षी लोग भी अंदर थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सारे लोग जब, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हमने तो कसम खाई है भाई, एज ए डॉक्टर लोग भी इलाज नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। और ऐसे समय में मैं जितना हमसे हुआ अपनी जान का परवाह नहीं करते हुए मैं सबकी इलाज किया। इलाज ही नहीं, जितने लोग आए उनका खाना पीना रहना सबका व्यवस्था मैंने किया। दिन रात मैंने सेवा, यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले लोग हमको कह रहे थे कि नहीं क्या कर रहे हो तुम, पहले जान है, छोड़ो ये सब। जब कोविड आ गया सारे लोग अंदर घुस गए, तुम क्यों कर रहे हो? लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे साथ बेईमानी होगा, तो मैं एज ए डॉक्टर मैंने अपनी सेवा दी। और कभी कभी लगता है कि एज ए डॉक्टर पीड़ा भी है थोड़ा, हम लोग को राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरिट का कोई पूछ नहीं है। फिर इसका मुझे अफसोस है। हम विदेश में पढ़ के आए हैं, अब विदेश की अगर आप बात करते हैं, अब देखिए वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है, हमको डेवलप कैसे बनना है इस पर हम लोगों को फोकस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ वही घिसा पीटा है भाई। जब हम जैसे लोगों को हमारे, जब मेरे करियर में ब्रेकर लगाने का काम करता है कोई, बताइए। लेकिन राजनीतिक स्तर इतना खराब हो गया है विदेशों में, मैंने देखा है कि नहीं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक, उसकी पूछ होती है वहाँ। अब देखिए झारखंड हमारा बने 22 साल हो गया, आज हम कहाँ हैं? जिस क्षेत्र में जो अच्छा करता है उसको बनना चाहिए, मेरा ये भावना है, तभी हम अच्छा कर पाएंगे ना। किसी विभाग में आप चले जाइएगा, मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, तो सिविल का कोई मंत्रालय है तो आप सिविल में जाइएगा ना, मतलब तो आप अच्छा कहिएगा ना। पढ़ाई और आपका स्पेशलाइजेशन हाँ, जो तो है फिर तो उसका उपयोग हाँ करना होना चाहिए। राजनीति में हो, आज चाहे कहीं भी हो। आज हमारा मेडिकल, देखिए मैं कोई किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल क्लैप्स है हमारा, सच्चाई कहिए, निम्स आप चले जाइए, सभी सदर हॉस्पिटल आप चले जाइए, बहुत भोगे हैं हम, सरकार में हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये जो पीड़ा है आखिर इसको दूर कैसे किया जा सकता है? तो ये तो हम सबको आगे आना होगा, त्याग देना होगा, तो बड़ा दिल दिखाना होगा आपको। शुरुआत इरफान अंसारी से क्यों ना हो? नहीं तो अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि देखिए मेरी भावना कोई पोस्ट लेने का नहीं है, मेरी भावना है कि हम व्यवस्था को कैसे सुधारें, स्वास्थ्य विभाग को कैसे सुधारें। मैं अभी एज ए हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं अभी बंगाल गया था, आज रात में ही लौटा हूँ, 11 दिन से मैं वहाँ हाजियों की सेवा कर रहा था। तो हमारा लोकसभा गुड्डा है, मेरे पिताजी का कर्मभूमि है, और गुड्डा से हमारा गहरा लगाव भी रहा है। तो कल जब एक दिन पहले जब बात हो रही थी, तो जो गुड्डा के जो लोग थे, जो हाजी लोग हैं, इनको सभी फ्लाइट में दिया जा रहा था जगह, कि एक दिन के बाद 50 लोग जाएंगे, दूसरे दिन 50 लोग जाएंगे। हम सिविल एविएशन से लड़ गए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जानकारी होना चाहिए, ऑफिसर तभी आपसे डरेगा। अच्छा इरफान जी, जानकारी होनी चाहिए, अफसर डरेगा, लेकिन इरफान अंसारी से विपक्षी और दूसरे लोग क्यों डरते हैं, जलते हैं? क्यों हमेशा इरफान अंसारी की बात जो है वो विवादों में आ जाती है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसका मुझे बहुत अफसोस है, मैं दिल का बहुत साफ़ हूँ और सच बात बोलता हूँ। सच बात बोलने का मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मीडिया हमसे बयान लेता है, फिर किसी और के पास चले जाता है, तो उससे कुछ और बयान ले लेता है, बयानों को लेकर चर्चा। हाँ, लेकिन देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक गंभीर विधायक हूँ, और आप बयान लेते हो तो उसको उसी तरह से चलाइए। आप क्रॉप कर देते हो मेरी बात को, बोलता कुछ और, मीडिया चला कुछ और देता है,
तो चलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, देखिए सत्य की जीत होती है और जनता मेरी पूंजी है। आप चले जाइए, मेरे क्षेत्र चले जाइए, मैं दिन रात काम करता हूँ, सेवा देता हूँ। और कभी भी आज तक हमें लगता है अगर मैं क्षेत्र 3 दिन छोड़ दिया तो लगता है कि क्या हो गया होगा। मेरे विधान, आप मेरे आवाज़ चले जाइए, प्रतिदिन हमको लगता है कि 1000 आदमी 7 बजे से लाइन लगा के रखते हैं कि आपके पिताजी मधुपुर में जो लगाते हैं जनता दरबार, उस विरासत को आप जामताड़ा में बढ़ा रहे हैं। जामताड़ा की अगर हम बात करते हैं, आप उस क्षेत्र से आते हैं, आपको कई बार परेशानी होती होगी कि लोग जामताड़ा को जानते हैं साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में, और उसकी देश विदेश, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उसकी पहचान जो है, और आप उस जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कई बार आपको एक्वर्ड पोजीशन में भी आना होता होगा। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि आप उसको कैसे जामताड़ा फेस जो करते है हैं? वो बदनाम है साइबर से, और ये बात सच भी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपको। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि देखिए वहाँ जामताड़ा में कुछ ऐसा केमिकल है वाटर में या पानी में, जो मैं भी, हमको लगता है रिसर्च करने की आवश्यकता है। वहाँ के बच्चे बिना पढ़े इतना तेज कैसे हो जाते हैं? एकदम दिमाग शार्प है सबका। और वो जो ब्रेन को ये लोग गलत दिशा में यूटिलाइज कर रहा क्या है। ऐसा नहीं लगता है कि रिसर्च इस विषय पे करने के साथ साथ जी ब्रेन जो गलत तरीके की तरफ ड्रेन हो रहा है उसको नहीं सही नहीं, दिशा मैं में आपको किया जाए? मैं आपको बता दूं, आपको उसको लेकर मैं काफ़ी जागरूक हूं। और आपको मैं बता दूं कि मैं पुस्तकालय का चेयरमैन था, स्पीकर साहब हमको बनाए थे। कमेटी का। हाँ, तो सभी ने मेरा मजाक उड़ाया कि इरफान अंसारी को पुस्तकालय चेयरमैन। ठीक है, तो कहीं भी जा रहे हैं तो कोई अफसर नहीं आ रहा है विभाग जिला में कि सर पुस्तक, नाम बड़ा है लेकिन सभापति हम बहुत छोटे स्तर के, तो कोई अफसर नहीं आ रहा। बड़ा ख्याल रखता था अपने आप में, भाई इरफान अंसारी जाए, पदाधिकारी नहीं आए। तो ऐसे कटसेट्स आते थे लोग, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं पूछूं क्या पूछूं। तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। और हम जामताड़ा के डीसी हमारे जो, और हमारे जो नाला की विधायक जो हमारे अध्यक्ष महोदय से हमने वार्ता किया, और हमने कहा कि सर देखिए हम जामताड़ा को, जो कलंकित जामताड़ा को हम चेंज करना चाहते हैं, और इसको लेकर कैसे करोगे इरफान? तो हम बोले सर हम आप डीसी को बोल दीजिए कि हर पंचायतों में क्यों ना हम लोग से लाइब्रेरी बना दें। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो हम बोले पंचायत भवन तो है ही हर जगह, तो 14वीं वित्त जो फाइनेंस का जो पैसा है उसको हम लोग लगा देते हैं, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा। तो ये सहमति बना, और हम लोग ने फिर हर पंचायतों में एकदम मॉडल लाइब्रेरी 75 लाइब्रेरी पंचायतों में दिया हूँ। करमाटार और नारायणपुर में? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ, सब जगह दिया हूँ। और आज आप चले जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी हम चले आते हैं शाम में देखने के लिए, तो आज हमारे बच्चे किताब खोल के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। मैं किताब मुहैया करा रहा हूँ, और लोगों से भी कहता हूँ कोई किताब दे दो, ताकि अब देखिए गलत दिशा से मैं हटा रहा हूँ। एक जो छाप था उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आज हर जगह लाइब्रेरी है, मैंने देखिए जाके जामता हूँ। तो सिस्टम को तो चेंज करने में समय लगेगा। तो आज वही पुस्तकालय को लोग नाम ले रहे हैं कि आज मैं पुस्तकालय की कमेटी के चेयरमैन नहीं हूँ, लेकिन जो भी है लोग उसका नाम ले रहे हैं कि इरफान साहब ऐसा किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी मतलब इरफान साहब लगातार कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, तो आप जब से सदस्य हैं, लगातार 2 बार सदस्य रहे हैं, और संजोग रहा है कि इस दोनों बार स्थायी सरकार रही है। पहले जो लोग यहाँ थे उन लोगों की एक कसक होती थी कि सरकार ही अस्थायी नहीं है, डेवलपमेंट का काम नहीं हम कर पाते हैं, सरकार जाने का, चुनाव होने का हमेशा भय लगा रहता है। लेकिन अब 2 बार से है यहाँ कंटिन्यू, बदलाव नजर आता है कुछ? हमें तो बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। देखिए जो बाबूलाल मरांडी जी ने, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री वही रहे, और हमारे गार्जियन हैं, वो अच्छे नेता भी हैं, अच्छे शालीनता उनका पहचान है, अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन जब आपको मौका मिला, कहते हैं ना कि घर का जब आप बुनियाद आप खड़ा करते हो ना, तो बुनियाद अगर कमज़ोर हो गया आपका,
तो महल नहीं टिक पाएगा। कुछ भी कर लियो, गिरेगा ही गिरेगा। वही हसर हमारा झारखंड का है। बेस कमजोर कर दिया इन लोगों ने, लूट का हब बना दिया कि पहले मिल गया झारखंड, अरे बाप सोने की चिड़िया मिल गई, लूट लो। लेकिन ये नहीं सोचा कि जिसने झारखंड लड़ के लिया, आदरणीय शिबू सोरेन जी, आदरणीय फुरकान साहब, ये लोग का देन है झारखंड। मैं गवाह हूं, सुनिए। मेरे पिताजी कैबिनेट मंत्री थे बिहार में, और मैं उस समय पढ़ के आया था, पास आउट होके आया था। पथ निर्माण मंत्री, विधायक दल के नेता भी थे मेरे पिताजी। और लालू जी, राबड़ी देवी जी मेरे आवास पे, फुरकान साहब के आवास में आके बोलने लगी कि अब तुम लोग रहो यहीं, मंत्री हैं आप लोग, कहाँ जाइएगा, काहे ले रहे हैं झारखंड, वहाँ तो भाजपा की सरकार बन जाएगा, आप लोग यहाँ मंत्री हैं, 5 साल के बाद अलग कीजिएगा। तो उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, किसी की भी सरकार हो, झारखंड अलग होना चाहिए। सारे विधायक उनके साथ थे, फुरकान साहब के साथ। बोले नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। झारखंड अलग हुआ, लेकिन चला गया भाजपा के हाथों में। अब देखिए क्या हाल है। अब रही बात, अब कह रहे हैं अस्थायी सरकार की, रघुवर जी को मौका मिला, नो डाउट ये विधानसभा होने के दिन है, नो डाउट काम, लेकिन इससे नहीं हो सकता ना। आपको कोई विजन होना चाहिए, कोई प्लानिंग होना चाहिए। आज अब आप बताइए, अब ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारा झारखंड कभी आगे नहीं बढ़ सकता, विकास कभी नहीं हो सकता। एक मापदंड बना दिया है। बाबूलाल जी थे तो 5 किलोमीटर, अर्जुन मुंडा थे तो 7 किलोमीटर, शिबू सोरेन जी थे तो 10 किलोमीटर, मैं गुरुजी, उसके बाद रघुवर जी आए तो 15 किलोमीटर। तो अब आप कैसे विकास कीजिएगा? विकास को आप लिमिट बांध दिए हैं आप लोग। तो दूसरे राज्यों में आप चले जाइएगा, दूसरे देशों में आप जाइएगा, तो वहाँ 25 साल का विजन लेके चलता है लोग। हम अभी हम मान लीजिएगा, एक विधायक अगर 5 साल का विधायक बनता है, मान लीजिए एक टर्म, तो 5 साल में कितना सड़क बना लीजिएगा? हमारा रिक्वायरमेंट है 1000 किलोमीटर बनाना है, हमको डेवलप करना है, तो और हम कितना मिलेगा? 100 किलोमीटर बनाएंगे 5 साल में। तो आप सोचिए कैसे होगा। अब ग्रामीण विकास छोटा सड़क, अब लोग बड़ा सड़क मांग रहे हैं। पैसा तो खर्च वही हो रहा है आपका, क्यों नहीं हम बड़ा सड़क बना दें? अब विद्युतीकरण देखिए, आए दिन लोग मर रहे हैं। हम लोग से कोई थॉट ले, कोई हम लोग से पूछे तो बिजली के कारण लोग मर रहे हैं हमारा। अब सारा ओपन है, क्यों नहीं भाई? आप रोज खर्चा कर रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं भाई, अंडरग्राउंड कर दिए, कैबलिंग कर दीजिए। क्या खर्च होगा आपको? एक ही बार ना खर्च होगा, लेकिन प्लानिंग तो बन जाएगा। अब शहर में चले जाइए, कहीं अगर तार गिर गया, कितने लोग बच्चा मर जाएगा हमारा, बताइए। तो कुछ प्लानिंग करके चलना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा। तो अभी लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत जी, वो काफ़ी हम लोग से राय लेते हैं, और हमें लगता है कि इस 5 सालों में अभी है, कुछ समय है, बच्चा है, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन स्थिर सरकार का लाभ तो है, लाभ है। हाँ, आप जैसे बताया कि पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जी, सभापति रहे, और भी यहाँ कई समितियाँ हैं। विधानसभा से अलग हट करके सभापति के तौर पे या किसी कमेटी के सदस्य के तौर पे जब काम करते हैं, जनता के साथ सीधे रूबरू होते हैं, तब कैसा लगता है? वो थोड़ा अलग। देखिए, सभापति के तौर पर जब हम लोग जाते हैं, नई हर ज़िले का अलग अलग अनुभव है। तो वहाँ पे क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, पदाधिकारी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विभाग को मॉनिटरिंग करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ, और लगता है कि नहीं हमारे ज़िला से डिफ़र करता है, तो फिर मैं क्वेरी करता हूँ, पूछता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसको बुलाता हूँ। तो एक अनुभव है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो स्पीकर महोदय का, हमारे जो कस्टेडियन हैं, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और मैं लगातार सभापति हूँ। अच्छा, इरफान अंसारी इतने
मतलब गंभीर आदमी हैं, गंभीरता उनकी नज़र आती है। फिल्म वगैरह भी देखते हैं, टीवी वगैरह भी देखते हैं, फिल्मों का भी शौक़ है। खेलों में तो क्रिकेट आपने कहा, तो वो सब भी देखने जाते हैं, खेलने जाते हैं, समय निकालते हैं, या फिर बस सिर्फ राजनीति और दवा और दारू में ही उलझ करके इलाज में ही रह जाते हैं? देखिए, मुझे फिल्म देखने का शौक़ था, लेकिन शौक़ ख़त्म हो गया जब से राजनीतिक में आए। अब कंगना रनावत जी मेरी फेवरेट हीरोइन है। क्या बात है। और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, वो भी मुझे फॉलो करती हैं। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमें लगता है कि बताना ज़रूरी है आज के माहौल में। मैं प्लेन में जा रहा था, तो मेरा प्रयास होता है कि जब मैं प्लेन में बैठूँ तो सबसे फ्रंट सीट लूँ। ये मेरा बचपन से हॉबी है, शौक़ है आगे रहने का, आगे बैठने का। तो जब नहीं मिलता तो पीछे बैठता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मुझे फ्रंट सीट मिल जाए। चाहे राजनीति की हो, खेल की हो, स्कूल की हो या प्लेन की हो। जी। तो हुआ क्या कि मेरे बगल में जब मैं पहले बैठा तो थोड़ा लेट से एक व्यक्ति आए, और अब वो देखिए कि उनके साथ 2-3 लोग आ गए, बैठे वो। तो मैं तो उनको पहचान गया, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। तो वो आरएसएस के प्रमुख थे, वो झारखंड आए थे, दिल्ली जा रहे थे, मोहन भागवत। अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो बैठे हुए थे बगल में, तो मुझे डर भी लग रहा था कि आरएसएस का हेड और मैं मुस्लिम बैठ गया, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मैं नाम नहीं बताया। तो फ्लाइट उड़ी, तो लगा उनको, हमको देखने से लग रहा था कि वो अनईजी फील कर रहे हैं थोड़ा। तो देख रहे हैं, अकबक कर रहे थे फ्लाइट में। फिर हम बोले कि सर मैं डॉक्टर हूँ, तो आपको लगता है अनईजी हो रहा है। तो मैंने पल्स वगैरह देखा उनका, तो मैंने उनको एक दवाई दिया। तो वो दवाई लिए और सर पर पानी ले लीजिए। वो दवाई वो खा लिए, तो उनको थोड़ा ठीक लगा, तो सो गए। जब सो गए तो जब दिल्ली पहुंचने से पहले उनको उठाया कि सर आगे दिल्ली आगे उठिए। तो बोले कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा दवाई दिया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत ख़राब लग रहा था मुझे अंदर से, बहुत टायर्ड था। तो जब थैंक्स देने लगे तो हम बोले नहीं, अब बताना जरूरी है कि मैं इरफान अंसारी हूँ। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, खैर ये मेरा नाम सर डॉक्टर इरफान अंसारी है सर, मैं एमएलए भी हूँ। तो इतना प्यार दिए, इतना सम्मान दिए वो मुझे तो बेवजह हम लोग लड़ा रहे हो भाई, बाहर कुछ और अंदर कुछ और है, कहते कुछ और है अंदर कुछ और है। मैं तो डर से मिल नहीं रहा था उनका नाम से, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो अच्छा लगा कि अच्छे लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं। तो ये सब फीलिंग होता है, तो मैं शेयर कर दिया आज आपसे, बहुत सी बातें हैं। तो नहीं, जैसा अभी आप बताए कि आप भोले बाबा के भक्त हैं, मंदिर बनवाते हैं, अभी आपका हनुमान मंदिर भी काफ़ी चर्चा में है। देखिए, जो काम करना चाहिए, देखिए श्रद्धा से करना चाहिए। और हम आते हैं बाबा नगरी से, बाबा नगरी पे हम लोग को गर्व है, और वहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। मेरी पैदाइश बाबा नगरी में हुई है, मैं पैदा वहीं हुआ हूँ। तो एक आस्था जो बचपन में देखता हूँ, तो बाबा भोलेनाथ पर कुछ ना कुछ है वहाँ। क्योंकि मैं भी वहाँ सेवा दिया था, मैं जिंदल में था, तो मैं सभी कांवरिया का मैं पैर धोता था, और किसी का आशीर्वाद तो लगा है मुझे। जब वो चल के आ रहे हैं, पैर में फोड़ा हो गया, मतलब खून आ रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, और उसको मैं इलाज करके मैं फिर चले जा रहे हैं। वो छोड़ दिए, रेस्ट कीजिए, नहीं चले जा रहे हैं। और जब मैं वहाँ पूछता था लोगों से, तो बताते थे कि देखिए मैंने ये मन्नत मांगा था, तो वो मन्नत मेरा पूरा हो गया, और फिर मैं पैदल चल रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो एक मन में फीलिंग है, कुछ ना कुछ तो है।
जहाँ लोग जाते हैं। और आपको लगता है उनका आशीर्वाद है? बिल्कुल, मैं जाता हूँ, चुनाव से पहले मैं जाता हूँ बाबा के पास। मैं अजमेर भी जाता हूँ, वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ भी आस्था है, वहाँ जो मांगते हैं वो भी पूरा होता है। जहाँ लोग जा रहे हैं ऐसे नहीं जाएंगे। देखिए, कहता है ना, जहाँ चीटी वहीं, जहाँ चीनी होता है वहाँ चीट लगता है। तो कुछ तो है, तो सबका आस्था है अपना अपना। तो सबका हमें लगता है कि हमें गर्व है। और मैं, सुन लीजिए, मैं अपनी विधानसभा में सैकड़ों मंदिर में बनाया हूँ। भोले बाबा का शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, माँ काली मंदिर, तो मैं बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं जामताड़ा में सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर मैं बनाने जा रहा हूँ। बोजल फाउंडेशन होगा, मैं आप सबको इनवाइट करूँगा, बनाऊँगा, जो करना हो करूँगा। मैंने कहा, मैंने ये भी कह दिया था कि मुझे किडनी बेचना पड़ेगा, बेच दूँगा मैं, लेकिन बनाऊँगा। जो मैं कहता हूँ करता हूँ। मैं शुरू से जिद्दी हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, ये कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये आस्था है। मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं वैसे लोगों को कहूँगा आप भी मेरा सम्मान कीजिए, तभी यही खूबसूरती है ना। जनता से जुड़े रहें, जनता के बीच में रहें। कई बार ऐसा होता है कि जो जनता की कुछ उम्मीदें होती हैं, आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर के, बड़े अरमान से लोग आते हैं, और आप किसी भी वजह से, सिस्टम की वजह से कह लीजिए, या समय की वजह से कह लीजिए, या उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप उसको मदद पहुंचा पाते हैं। कई बार चूँकि आप राज्य के सबसे बड़े पंचायत में बैठते हैं, तो कितनी तकलीफ़ होती है, और ऐसा क्या, मतलब कैसे उसको, उस क्षण को आप जी पाते हैं? नहीं, देखिए, आपने बहुत हार्ड क्वेश्चन किया है हमसे। ये सच में ऐसा फीलिंग होता है। कभी कभी आप कार्यकर्ताओं के अनुरूप काम नहीं कर पाते, जनता के माकुल में आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि बाधाएं हैं। जनता को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है नेताओं से कि हाँ ये काम होना चाहिए, और आप नहीं कर पाते, तो दिल से भी ख़राब होता है। और कभी कभी आप इरिटेट हो जाता हूँ मैं भी, लेकिन मैं अपना आपा नहीं खोता हूँ। तो यही मेरी विशेषता है। हाँ, आओ, गुस्सा से कुछ लोग आते हैं, सुना दो भाई, जो सुनाना है सुन लेता हूँ। जो अगर आप उसे डिबेट कर दिए तो आप टकरा गए उससे। मैं डिबेट ही नहीं करता हूँ। आपके अंदर जी, की बात, जी, जी। आपके अपने अंदर कैसे, आप अपने आप को कैसे समझ? हाँ, तो मैं अपने आप को बाद में तो लगता है कि बहुत गुस्सा आता है भीतर से कि क्या 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 बोल के चला गया। नहीं, वो लेकिन बोल के चला गया नहीं, आप कर नहीं पाए, अपने आप को आप लाचार महसूस किए। बिल्कुल। देखिए वही मैं कहा, देखिए लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, और आज भी चुनौती है, सरकार को दिखना चाहिए। हमें लगता है कि विधायकों को, जो विधायक बनता है उसको खुला छूट देना चाहिए, डेवलपमेंट करने की खुली छूट देनी चाहिए, और तभी विकास होगा। नहीं तो हम लोग, सरकार आएगी जाएगी, और सब लोगों की आप समस्या का समाधान नहीं कर पाइएगा। चलते चलते बस एक कोई अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे दर्शक वो जानना चाहते हैं, जो एकदम छोटा सा, एकदम एक, चलते चलते। देखिए, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। मेरे पिताजी के आदर्श थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी। वो बिहार के सीएम थे, और वो आए थे, पहली बार हमारे घर आए थे, मधुपुर आए थे। तो उस समय मुख्यमंत्री का अलग था, बिहार, हम लोग सब एक थे, हम लोग झारखंड बिहार एक था, छोटे थे हम। तो रात में आए थे, तो मुख्यमंत्री जी आए, पूरा भीड़ था। तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि नहीं। और फिर हुआ क्या कि जब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग, जितने बच्चे लोग थे हम लोग, और सब मिलकर हम लोगों ने एक जो मट्टी का अपने हाथों से
वो सरस्वती माँ का जो होता है ना स्टेचू, तो एक दिन था तो हम लोग उसको बनाए थे, तो वो हम लोग बोले कि सर को दिखा दे। तो वो देखे, जब आए तो सारे लोग देखिए मेरा बेटा सरस्वती माँ का स्टेचू बनाया है, तो मुझे वो गले लगा लिए। वो यादगार वो क्षण यादगार में कि अभी भी महसूस जी, करते हैं वो उस जब इरफान अंसारी, उसी समय से मेरे देखिए सेकुलर छवि है मेरे, तो बहुत हमको अप्रिशिएट की कि देखिए ये बच्चा क्या फीलिंग, देखिए क्या है। तो ये इरफान अंसारी है, सच्चाई यही है। तो ये है इरफान अंसारी। आज इरफान अंसारी के मुख से ही हमने जाना कि इरफान अंसारी है क्या, क्योंकि अभी अगर हम बात करते हैं तो इरफान अंसारी को लेकर कई तरह की बातें आती हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। लेकिन अगर बात हम इरफान अंसारी की करें तो आज इरफान अंसारी ने अपना वो चेहरा दिखाया है जो दिल से अगर कहा जाए तो इरफान अंसारी वही है। और ये चाहते हैं कि लोग इन्हें इसी रूप में जाने कि इरफान अंसारी एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है, बीमार के लिए हमेशा तैयार रहता है, बात चाहे पैसे की हो, समय की हो, दवा की हो, इलाज की हो। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, सबको सम्मान देने की बात इरफान अंसारी करते हैं। और यही इनकी खासियत है, और ये भी उम्मीद करते हैं कि लोग भी इन्हें इसी रूप में जानें। आज की मुलाकात में इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए शख्स से मिलेंगे जो विधानसभा के हमारे सदस्य होंगे, और जानेंगे उनके जीवन के अनछुए पहलू को। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।